बहुतों ने कहा कोविड ने उनकी ज़िंदगी हिला दी, बिजनेसेस तबाह कर दिए, घर उजाड़ दिए, बट मुझे ऐसा लगता है सबके साथ वो नहीं था। किसी किसी जॉनर्स में वो कुछ अलग था। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बताने वाले हैं कि कैसे कोविड ने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाई है। इट्स नॉट जस्ट अ फेलियर, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज हमारे साथ है बिजनेस कंसल्टेंट वामसी कृष्णा श्रीरंगम। तो आज सुनते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी की कहानी उनकी जुबानी। सो हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू प्रभु। कैसे हैं आप? ऑल वेल, डूइंग गुड। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो टाइटल है बिजनेस कंसल्टेंसी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कोच? देखो, तो इसको ना इजी भाषा में अगर समझाना चाहे ना, तो कोच इज लाइक अ टीचर और अ गाइडिंग हेल्प। उनमें वो आपको आगे कैसे करना है, क्या करना है, ये गाइड करते हैं। बट अ कंसल्टेंट इज विद इन लाइक ये क्लास के मॉनिटर टाइप में होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपके साथ बैठ के विद इन द क्लासरूम। सो ही हैंडहोल्ड्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ही हैंडहोल्ड्स यू टू गेट रेड आउट ऑफ योर जो भी आपके कंसर्न्स हैं बिजनेस को लेके, तो उसमें आपको हेल्प करते हैं। तो कोच बेसिकली डायरेक्शन देता है एंड कंसल्टेशन साथ में उसके चलता है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, दैट इज द स्टफ ऑफ द कोच हु हेल्प्स यू आउट। ओके। बट कंसल्टेंट आप एक बार डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, और इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेशनल कंसल्टेंसीज रहती है। नॉट ओनली अ स्मॉल बिजनेस, नॉट ओनली अ स्मॉल SME सेगमेंट, कंसल्टेंट्स आर देयर फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज। आज अगर हम बिग 4 की बात भी करते हैं तो वो अकाउंटिंग फर्म्स और कंसल्टिंग एजेंसीज हैं। आप कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, उसके साथ या तो EY काम कर रहा है या डेलॉयट काम कर रहा है। तो कंसल्टिंग हर लेवल पे लगती है और हर बिजनेस को लगती है। ओके। एंड जैसे हमने शुरुआत किया, क्योंकि आपका हमेशा से ये कहना रहा है कि कोविड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो इस पे आपका क्या राय है? तो ये कोविड सही में सबके लिए तकलीफ लाया जरूर था, लेकिन वो आपदा में अवसर लेके आया। कि पहले हमको ऐसा लगता था कि व्यापार करना किसी पूंजीपति के लिए ही काम हो सकता है या कोई कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है। बट कोविड आने के बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेस के स्लाइसेस हो गए हैं, बिजनेस प्रोसेस के स्लाइसेस हो गए हैं, कि आप एक छोटा सा पार्ट भी लेके अपने आप को एक बिजनेस टाइकून बना सकते हो। ठीक है। किसी ने नहीं सोचा था कि आप एक सामान को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक के बेचने को भी एक बिजनेस सर्विस बना सकते हो। उसमें आज आप 4 से 5 ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स इन्वॉल्व हैं जिनके नाम सब जानते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम नहीं है बट वो अभी भी काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, कि ये जो अवसर आए हैं, ये सब कोविड के कारण ही आए हैं। ताकि हमको ऐसा लगा कि दुनिया में कुछ परिवर्तन चाहिए था, तो उसके लिए वो ज़रूरत भी था। आजकल एक ये वर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड स्टार्टअप, और हर दूसरा बिजनेस अपने आपको स्टार्टअप बनाने लग गया या स्टार्टअप कहने लग गया। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ स्टार्टअप? स्टार्टअप बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है आज के सर्कमस्टेंसेस पे। क्या लगता है कि वो बहुत सारा ऐसा मीडिया कवरेज हो चुका है, या बहुत सारा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी प्रोनाउंसिएशंस हो रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि स्टार्टअप और बिजनेस में फ़र्क क्या है। बिजनेस इज समथिंग जो आप कर रहे हो जिसमें आपका ध्येय या उद्देश्य होता है मुनाफा निकालना। स्टार्टअप में आपका ध्येय और उद्देश्य मुनाफा तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके। जैसे कि अगर हम बात करें कि ओला या उबर, तो उसने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया? वो रियल लाइफ प्रॉब्लम थी। आप कहीं पर भी उतर रहे हो, आपके पास एक कन्वेंशनल नेगोशिएशन सिस्टम होता था। आप या तो टैक्सी, इंडिपेंडेंट टैक्सी फ्लीट के साथ आप नेगोशिएट करते थे कितना लगेगा, क्या लगेगा। उसके बाद भी उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी सेफ्टी के कोई पैरामीटर्स फिक्स नहीं थे। करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके स्टार्टअप ने क्या सॉल्व किया? आपको एक तो उसको डिजिटाइज है, आपके पहुंचने से पहले आपकी गाड़ी तैयार रहती है। Correct. आपको ना उनसे बात करना है, कितना लगना है, क्या लगना है, सब फिक्स है। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस था जर्नी का, ट्रैवलिंग का, वो सीमलेस हो गया। ओके ओके। तो ऐसा नहीं था कि इसके पहले कोई ट्रैवल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारे ट्रैवल सर्विसेज अवेलेबल थे, मेरू थे, कार्स ऑन रेंट थे। बट द ओनली थिंग इज दैट कि वो जो सीमलेस होना और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है ना, वो नहीं था।
ओके तो कोई भी स्टार्टअप अगर करना है किसी को तो वो ये देखें कि मेरे इर्द गिर्द मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ पे मैं किसी के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ना कि कोई सिलिकॉन वैली से या कहीं से एक फैसिनेटिंग ब्रांड को कॉपी करके यहाँ रेप्लिकेट करें। ओके ओके मतलब आज के डेट पे अगर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, भले वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो सॉल्व हो रही है एंड उसको अगर हम स्केलेबल बना ले रहे हैं, देन इट्स स्टार्टअप। यस, वो बहुत क्लासिक एग्जांपल है, फ्लावर बुके का एक स्टार्टअप है। अगर आपको पता है आज लाइफ इतनी एंगेजिंग हो चुकी है और इतना आप एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास पर्सनल टाइम नहीं है, आपको पता है शाम को 7 बजे किसी के यहाँ जाना है पार्टी पे, आप ऑफिस से घर आते समय बुके लाना भूल गए या याद था बट नहीं कर पाए, तो देयर इज़ अ ऑप्शन टू आप एक फ्लावर बुके ऑनलाइन बुलवा सकते हैं और वो ले कैरी आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो कितना सिंप्लीफाई हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, हमको कहीं जाना है तो पहले दूसरे रास्ते में जाओ, बुके खरीदो, फिर कहीं जाओ। यस। तो अभी एट अ फ्रैक्शन ऑफ टैप ऑफ योर मोबाइल वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हो गई है। सो अब उसमें देखेंगे तो स्केल ऑफ बिजनेस या उसका एक स्केलिंग इकोनॉमिक्स शायद आज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इट इज सॉल्विंग अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है सर, आप इतने सारे केस स्टडीज वगैरह को गो थ्रू करते होंगे, इतनी सारी डे टू लाइफ प्रॉब्लम्स को देखा होगा और बहुत सारे स्टार्टअप्स को उस पर बनते हुए देखा होगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट केस स्टडी जिसको पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा और वो बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा, या एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व हुआ होगा जो ऐसा लगा हो यार इस प्रॉब्लम ने सॉल्व कर दिया, मज़ा आ जाएगा, ये रेवोल्यूशनरी है? उस केस में रेडबस इज द रेवोल्यूशन लेके आए थे, क्योंकि अगर मैं कोई बहुत टेक वालों को बता दूंगा या टेक का नाम टेक स्टार्टअप बेस बोलूंगा तो लोगों का दिमाग उस ओर चला जाएगा कि टेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेडबस ने पहले सारी चीज़ें मैन्युअली लेके आए, उसने देखा कि कितनी बसेस हैदराबाद से बैंगलोर के बीच में चल रही है, करेक्ट, उसमें कितने सीट्स वेकेंट जा रहे हैं, उनको उन्होंने हायर परचेस किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने बुकिंग सिस्टम लेके आया। आज की डेट में रेडबस हैपेंस टू बी दी सेंट्रल इंडियाज एंड सदर्न इंडियाज लार्जेस्ट टिकट बुकिंग सिस्टम। वो एक दिन में नहीं बने, लेकिन वो जिस जर्नी को ट्रैवल करके आए हैं, शायद वो 2 सीट 3 सीट से स्टार्ट किए थे एक बस में, अब आज वो 300 से 400 से ज़्यादा बुकिंग्स पर डे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के बीच में हैंडल कर। करेक्ट। तो उन्होंने क्या सॉल्व किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि टेक पहले आ रहा है, उन्होंने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है पहले। ओके। वो ये नहीं देखे कि उसको कौन से टेक्नोलॉजी स्टैक पे बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, रिएक्ट में ला रहे हैं या जिस पे भी ला रहे हैं, वो उनके ऊपर ध्यान देने के बजाय प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दिया। ओके। तो वो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जिसको आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से बसेस में जनरली यही होता था कि आप बस स्टैंड जाओगे, वहाँ जाके चेकआउट करोगे कि कौन सा बस जा रहा है, पहले के ज़माने में कि वहाँ जाके बस चेकआउट करोगे, कोइंसिडेंटली बस नहीं मिलेगी और मिल भी गई तो शायद सीट नहीं मिलेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत होती थी क्योंकि देयर वर नो ऑनलाइन डेटा कि कहाँ पे कितनी बस चल रही है, और कुछ बसेस अगर मिल भी जाती थी लाइक वॉल्वो, अगर ऑनलाइन पता भी चल जाता था, बाकी जनरल बसेस नहीं पता चलती थी। ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन बहुत सालों से आ चुका है, बट इस सॉल्यूशन के ऊपर आज हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा स्टार्टअप आइडिया था, लेकिन इनका फोकस जो था एक रियल टाइम प्रॉब्लम के ऊपर था। आज हम रेलवेज की भी बात कर रहे हैं, रेलवेज की बुकिंग भी आज ऑनलाइन हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन आज भी वो पैनिक रहता है कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ट्रेन में आज टिकट चार्ट प्रिपेयर हो चुका, टिकट नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रेन में अभी भी वेकेंट बर्थ जाते हैं। करेक्ट। वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके ऊपर सॉल्यूशन करना चाहिए। करेक्ट। रेलवेज भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। बट रिसेंटली मैंने इस चीज़ पे आपके लिए एक बढ़िया आंसर दूंगा, दैट इज कि नॉट इवन अ वीक बिफोर आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी है, चार्ट बन चुका है, ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। जनरली इसके बाद बुकिंग नहीं होती है, बट उसमें बुकिंग होना चालू हो चुकी है, करंट रिजर्वेशंस। हाँ, तो उसमें ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी है एंड हमने टिकट बुक की है 3rd AC में, बाकायदा उसमें बैठ के हम आए हैं। तो ये जो चीज़ है मेरे ख्याल से अपग्रेड होना चालू हो चुका है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक है, हमको टिकट मिल नहीं रही है बट ट्रेन पूरी खाली है। दैट इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड इन अ वेरी गुड वे। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्टार्टअप्स के आइडियाज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा लोगों तक के समझ में आए इजी लैंग्वेजेस में। अदरवाइज प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। चलती गाड़ियों का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, इमरजेंसी सर्विसेज को लेके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। कम्यूटिंग अब तो कोई चैलेंज नहीं रहा पहले जितना, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किए जा सकते हैं। टूरिज्म बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स के लिए कहाँ पर क्या करना है, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, इसके लिए भी अगर मैं सबसे बोलूं कि आपको सबसे बड़े 3 प्रॉब्लम जो आपको दिखाई देते हैं जिस पे किसी भी स्टार्टअप इंडस्ट्री में वर्क करना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके,
So what are these 3 biggest problem that you can see on a day-to-day life things? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्किंग के ऊपर बहुत बड़ा काम बचा हुआ है। पार्किंग system. इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay. हम आज भी कहीं पर भी जाते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ की भी बात करें या कोई भी नियरेस्ट मेट्रो की बात करें, पार्किंग हैपेंस टू बी अ ग्रेटर प्रॉब्लम, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रैफिक है, व्हीकल्स की अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ जा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा काम है जिस पे लोगों को काम करना चाहिए, पहला। दूसरा है सर्विसेज को और इंटीग्रेट करें। आज जितनी भी सर्विसेज हम लेते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स तो बहुत आते हैं, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स में अभी भी रिफाइनमेंट आने की ज़रूरत है, और वो अपने आप को और ग्रूम अप करें और अपने आप को और एफिशिएंट बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा सर्विस मार्केट आएगा आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग। करेक्ट। अगेन डिजिटल मार्केटिंग का अपने आप में प्रोस है और अपने आप में कॉन्स है, बट एफिशिएंट डिजिटल मार्केटिंग करने का जो एक गैप है अभी भी, वो डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मेरे को ये बताइए कि आज की डेट पे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, देर आर मतलब मोर देन 95% स्टार्टअप जो फेल कर जाते हैं, एंड बहुत सारे स्टार्टअप के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं या बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे होते हैं, बट वो तब भी सक्सीड नहीं कर पाते। तो व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड देम कि वो ये सक्सीड नहीं कर पाते? देखिए, जो मेजर रीज़न किसी भी बिजनेस का हो, इंक्लूडिंग स्टार्टअप, वो रहता है आपके जो तीनों पैरामीटर्स होते हैं, वो है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिव्यू। ओके। हम क्या होता है कि हम आइडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और वी लव आवर आइडिया एंड वी लिव विद आवर आइडिया। हम 24 घंटे उसी धुन में रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमको बाकी परसेप्शंस क्लियर नहीं होते हैं और बाकी पैरामीटर्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पे, मतलब प्लानिंग पे हम प्रॉपर काम नहीं करते। जो एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उस पर भी फेलियर्स आते हैं। फेलियर्स आए हैं, उसका रिव्यू नहीं हो पाता, तो और फेलियर्स होते रहते हैं, फिर क्राइसिस मैनेज करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको ये 3 ही चीज़ चाहिए। वन इज़ यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजिक प्लान रेडी, एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी रेडी एंड रिव्यू मैकेनिज्म रेडी। ओके। तो ये तीनों अगर आप कर सकते हैं तो आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर वो कुछ हो रहा है तो फिर वो अनवर्केबल मॉडल था। ओके। ओके। अभी आज के डेट में देर आर 2 सिचुएशंस कि पहला, या तो स्टार्टअप लोग चालू करना चाह रहे हैं, या दूसरा जहाँ पे ऑलरेडी वो स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बट वो एक फज में अटके हैं, वो डेली के फायर फाइटिंग में अटके हुए हैं। इन दोनों सिनारियो के लिए व्हाट इज़ योर अप्रोच टूवर्ड्स देयर ग्रोथ? कोई भी सिचुएशन पे अगर कोई फंसा हुआ है या कहीं कहीं क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही है, उसका रीज़न ही ये है कि दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस, जिसको कि हम बेसिक भाषा में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अगर आप कोई एक्टिविटी प्लान किए हैं, आपका एसओपी अगर डिज़ाइंड है, तो आपको क्राइसिस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्राइसिस मैनेज कर रहे हैं, मतलब पीछे के कुछ प्रोसेसेस फेल हुए, तभी आप आके यहाँ पे क्राइसिस एज अ कॉन्सिक्वेंस टू दैट फेलियर हम मैनेज करते हैं। मेरे को कोई एक्टिविटी कल कर लेनी थी या आज होना था, वो नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके क्राइसिस मैनेज करना पड़ेगा। Correct. मेरे को आज 2 कस्टमर्स को सप्लाई देनी थी, अगर नहीं दे पाया तो कल 4 को देनी है। तो 4 को देने के लिए मेरे को सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगा, 4 को देने के लिए मेरे को वेयर हाउसिंग में प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो इन पूरे प्रोसेसेस का एक के ऊपर सर्च पाइल ऑन होते हो, फिर वो बहुत बड़ा क्राइसिस मैनेज करना पड़ेगा। Okay. इसके कारण आपके ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी, इसके कारण आपका मैन पावर कॉस्ट बढ़ेगा, कुछ ओवरहेड्स बढ़ेंगे, सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ेगी, इन टोटल आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब कंपनी में कैश क्राइसिस आ रही है बिजनेस में। करेक्ट। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको अपने बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि योर प्रॉफिट इज़ नॉट इन योर सेल। पहले जैसा नहीं रहा कि हम सेल्स प्राइस बढ़ा लेंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आपके प्रॉफिट्स हैं आपके ऑपरेशंस कॉस्ट में और आपकी परचेस कॉस्ट में। जितना आप परचेस को कम कर लो, जितना आप ऑपरेशंस कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करो, उसी बीच में प्रॉफिट है, क्योंकि योर कंपटीटर इज देयर इन मार्केट सेलिंग एट प्राइस पैरिटी टू यू। करेक्ट। तो आप उससे ज़्यादा में कैसे बेच पाओगे? समझ गया। तो अगर मेरे को उसी में बेचना है तो मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं उसी रेट में उसको बेहतर क्वालिटी दूं, या तो उसी क्वालिटी को मैं उससे कम प्राइस पे दूं। ओके। ओके। इन दोनों के अलावा कोई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। सो आई कैन गिव बेटर क्वालिटी एट सेम प्राइस और सेम क्वालिटी एट अ लेसर प्राइस। ओके। दिस इज द गेम ऑफ सेल्स। ठीक है। या तो उसको प्रीमियम बना लो या तो उसको सस्ता बना लो, और दोनों में से एक ही चीज़ कर लो।
ओके, देयर इज दिस स्टेटमेंट जो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, डोंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट, उसकी सर्विस पे फोकस करो, एंड व्हेन यू आर सेलिंग अ सर्विस, प्रोडक्टाइज इट एंड उसको प्रोडक्ट की तरह बेचो। तो ये बहुत लोगों को आज तक कंफ्यूजन है, ये समझ ही नहीं आया कि ये बोला क्यों जाता है एंड इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, आप पिज़्ज़ा खाए होंगे, ठीक है, कोई भी एक पिज़्ज़ा कंपनी का नाम, डोमिनोज से आप क्या खरीदते हैं? लेट्स से इंडी पनीर। नो, यू परचेज कन्वीनियंस फ्रॉम डोमिनोज। डिफाइन दैट। डोमिनोज पिज़्ज़ा बेचना और पिज़्ज़ा के ऊपर रिसर्च करना बहुत साल पहले ही बंद कर दिया। अच्छा, आपको अभी भूख लगी है, आप जा नहीं पा रहे हो कहीं पे, आपको काम करना है या आपको आराम करना है, बट आपको खाने के लिए चाहिए, तो डोमिनोज इज देयर, जो आपको एश्योर करता है कि मैं आपको नेक्स्ट 15, 20, 30 मिनट्स के अंदर आपको मन चाहा फूड डिलीवर करूंगा। ही इज नॉट सेलिंग फूड, ही इज डिलीवरिंग द फूड टू यू। ओके, सो हिज प्रोडक्ट इज सर्विस। पिज़्ज़ा आपके बाजू वाले रेस्टोरेंट में शायद इट इज नेक्स्ट डोर टू यू, वो भी बनाता है, लेकिन वो फेमस नहीं है। ओके, बिकॉज डोमिनोज इज फेमस बिकॉज इट इज सेलिंग यू अ कन्वीनियंस। आप उससे कन्वीनियंस परचेज कर रहे हो, पिज़्ज़ा नहीं। ठीक है। पिज़्ज़ा की कॉस्ट तो आप प्लस माइनस में, आपको वैरायटी भी मिल जाएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन जितने बार आपको पिज़्ज़ा खाने की इच्छा होगी आप डोमिनोज से ही बुलवाओगे। करेक्ट, क्योंकि वो कन्वीनियंस है आपके लिए, आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर ला रहा है, आपको एक आपके कन्वीनियंस सिस्टम के अंदर सेट हो रहा है। तो मतलब ये लॉन्ग गेम वाला फैक्टर है कि वो आज नहीं प्रॉफिट कमा रहा है, वो लंबे टाइम पे प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, जहाँ पे ही इज फोकसिंग ऑन कि आपको वो आदत डाल रहा है। द ओनली थिंग इज दैट शायद आप डोमिनोज के अलावा भी पिज़्ज़ा खाएं हैं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में या जो भी, आप वहाँ कितनी बार खाएं? रैंडमली 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, लेकिन डोमिनोज में अगर आप आज तक का काउंट देखोगे, इट विल एक्सीड 30, मोर देन 100। हाँ, तो वो रिपीट क्यों आ रहा है? वो रिपीट आ रहा है आपकी कन्वीनियंस फैक्टर के कारण। इट इज नॉट अ टेस्ट, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ वैल्यू। ओके, शायद वो महंगा बेच रहा है, शायद उसका प्रोडक्टाइजेशन जो है वो अलग लेवल पे है, हमको यहाँ पे तंदूरी मिल जा रहा है, हमको हमारे हिसाब से कस्टमाइजेशन मिल के जा रहा है, होटल वाले से मेरा अच्छा परिचय है, क्या रेस्टोरेंट वाले से, तो वो मेरे को थोड़ा एडअप भी करके दे देता है। उसके बावजूद भी सिर्फ फॉर द फैक्टर ऑफ कन्वीनियंस आई परचेज फ्रॉम डोमिनोज। ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज व्हिच इज सर्विसाइजिंग इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपन सर्विस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्टाइज कर रहा है। अभी सर्विस को प्रोडक्ट पे बनाना है, तो अगेन आई विल कम टू डिजिटल मार्केटिंग फैक्टर। जब आप डिजिटल मार्केटिंग पे करते हैं तो आप क्या बेच रहे हैं? आप ये नहीं बेचते कि मैं इतना सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा, आप ये नहीं बोलते कि मैं इतना SEO करूंगा, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं आपके इतने ग्राफिक्स बनाऊंगा। आप क्या कर रहे हो? आप एक बास्केट बना रहे हो जिसमें कि आप ये बोलोगे कि मैं आपके लिए इतना लाइक्स लेके आऊँगा, या मैं आपके लिए इतने रीच लेके आऊँगा, या मैं आपके लिए इतना क्लिक्स लेके आऊँगा, जो कुछ भी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप बास्केटिंग कर रहे हो अलग अलग सर्विसेज का एक प्रोडक्ट बंडल बना के। सो यू आर सेलिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEO मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑल टुगेदर बंडलिंग इनटू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। करेक्ट। सो अब इनको ये सर्विसेज में अगर देखेंगे तो इट मे हैव 10 layers ऑफ सर्विस, बट व्हेन यू गिव इट टू कस्टमर यू आर प्रोडक्टाइजिंग इट to for him to understand easily and for him to understand what the deliverable is. Okay. आप प्रोसेस समझाने जाओगे, सर्विस इज अ प्रोसेस। आप प्रोसेस से उनको इंप्रेस नहीं कर पाओगे, सर मैं इतना डिजाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट द थिंग इज दैट जब आप बोलोगे कि मैं आपको ये ला कर दूंगा, ये मेरा, हाँ, तो दैट इज प्रोडक्टाइजिंग ऑफ सर्विस। ओके, वाओ। मतलब आज की डेट में हम सीधा एक पैकेज बना के बेच रहे हैं, कॉम्बो पैकेज बेच रहे हैं कि भैया ये आप रखो, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको ये रखोगे तो अब ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप उसमें 1, 2, 3 जितने भी पैक्स बनाना है आपको, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जैसे भी आप उनको हैंडल करोगे, तो टिकट साइज है यहाँ पे, स्मॉल टिकट साइज, मीडियम टिकट साइज, लार्ज टिकट साइज। तो अब सर्विस में होता है कि वी डोंट नो हाउ कस्टमर विल गेट सेटिस्फाइड, तो हमको एक एश्योरेंस वैल्यू देनी पड़ती है जिससे उसका डिग्री ऑफ डिसीजन बढ़ता है। ठीक है, आज मैं बोलूँगा सर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका सोशल मीडिया पेज मैनेज करके दे दूंगा, दिस इज वेरी वेग ऑफर। करेक्ट। और आप आते हो और आप बोलते हो सर मैं आपके में ना 1000 फॉलोअर्स ला कर दूंगा, उसके दिमाग में 1000 फॉलोअर्स विल सेल। करेक्ट। मैं मैनेज करके दूंगा, शायद मैं 1 लाख है मेरे मन में, लेकिन मैं पिच नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। So my offer is that I'll manage for you and your offer is that I'll bring for you. तो जो bring करना है that is productization, manage is just a service. समझ गया। With no commitments. अभी बीच में जैसे आपने मेंशन किया कि पैकेजेस के टाइप्स,
बहुत सारे जितने भी अच्छे अच्छे FMCG प्रोडक्ट्स हैं या फिर अपने QSR रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें जनरली ये क्राइटेरिया होता है व्हेन इट कम्स टू बेवरेजेस, मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप PVR में पॉपकॉर्न खा लो, आप मैकडी में कोल्ड ड्रिंक पी लो, या फिर आप स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पी लो। तीनों सिनेरियो में ये सारी चीज़ें होती है। व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल मिथ बिहाइंड इट या साइकोलॉजिकल फैक्ट बिहाइंड इट? इसमें ये रहता है कि इसको हम ना, ये बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये वेस्ट से आया हुआ चीज़ है, ठीक है, या शायद फॉरेन टेक्नोलॉजी ऑफ सेलिंग है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी इन तीन चीज़ को ही देख सकती है। आप कभी भी इसको अपन लोकल लैंग्वेज में भी बात समझने की कोशिश करें, या हमारे लोकल रीजनल सिनेरियो पे बात समझने की कोशिश करें कि हम कोई कपड़ा दुकान पे गए, जैसे ही जाएंगे वो आपको बोलेंगे सर क्या दिखाएं, तो आप बोलोगे मेरे को शर्ट दिखाओ। वो तुरंत पूछेगा सर बजट क्या है, आप बोलोगे 400 रुपये, वो आपको 600 रुपये का दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे यार मैं इसको 400 बोला, ये 600 का दिखा रहा है, तो वो 600 का दिखाते 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 आपको एक 550 का दिखाएगा, एक 500 का दिखाएगा। अब आपके पास तीन प्राइस रेंज है, एक आपके मन में कि मेरा 400 का प्राइस में ही खरीदूंगा, एक वो जो प्रीमियम दिख रहा है आपको 600 रुपये रेंज वाला, और एक वो जो अवेलेबल है 500 रुपये वाला। तो जिसमें 80% डिसीजन 500 रुपये वाले पे होते हैं। ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि योर ब्रेन वर्क्स बिटवीन दी अपर सर्किट एंड दी लोअर सर्किट। ठीक है। तो अपर सर्किट इज 600, जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी या आपका अभी अफोर्डेबिलिटी हो या माइंडसेट हो, दोनों में कोई भी चीज़ है जो मैच नहीं कर रही है। और बॉटम पे आपके पास माइंडसेट है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है एवरेज ऑफ बोथ। ओके ओके। सो यू एवरेज इट आउट, बोले ठीक है मैं 500 रुपये में जाऊँगा, मैं और कहाँ हासिल करूँगा, तो मैं 500 रुपये। उसने क्या किया, उसने आपको अनदर 100 रुपीज़ से अपस्केल कर लिया। उसके पास 200 रुपये का भी प्रोडक्ट था, अच्छा, उसके पास 300 का भी प्रोडक्ट था, उसके पास 400 का भी प्रोडक्ट था, लेकिन उसको पता है जो 400 बोला है वो 500 का खरीदेगा। दिस इज ऑल मार्केटिंग, दिस इज और टैक्टिक्स ऑफ सेल। नाइस। सो यही कॉन्सेप्ट को जब हम किसी स्क्रीन पे दिखाते हैं या किसी डिस्प्ले पे दिखाते हैं, हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखेंगे ना, इट विल बी अ कन्फ्यूजन। करेक्ट। कि मैं सेम प्रोडक्ट के 10 पैकेजेस बना सकता हूँ 1 to 10, लेकिन उतना वाइड एरिया कोई करेगा नहीं, और सबको पता है 5th नंबर ही बिकेगा। तो जब मेरे को पता है कि मेरे को बीच का ही बेचना है, तो 5 इधर रखने का मतलब एक इधर रख लो, तो उतना एरिया आपका फोकल मेंटेन करता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, इट वाज अबाउट US के एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक टर्म उसने यूज़ किया, प्राइस एंकरिंग। बंदा मेन्यू में एक ड्रिंक बेचता है, दारू बेच रहा था $2000 का, एंड उसका कहना था कि ये उसका सबसे हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो आज तक एक भी नहीं बिका। ठीक है, बट उसके पीछे का उसने जब माइंड साइकोलॉजी बताया, उसने बोला, और वो सबसे पहली है ना, मतलब मेन्यू जैसे खोलेंगे सबसे पहली डिश उसकी यही है, तो उसका ये कहना था कि द मोमेंट यू ओपन द मेन्यू एंड यू सी अ प्रोडक्ट ऑफ $2000 एंड उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आपके बाद $200 या $300 का दिखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सस्ता दिखता है, और 200-300 अपने आपको सस्ता लगने लग जाता है, भले आपके जेब में $100 हो, बट वो 200 सस्ता क्यों लगता है, क्योंकि 2000 स्टार्टिंग आप देख लेते हो, अवेलेबल ऑप्शंस में वही सस्ता है। यस। तो वो उसने जब मेरे को बोला कि ये सबसे ज़्यादा बेचने का काम करता है या एंकरिंग का काम करता है, तब समझ आया कि $2000 का, तो $2000 का चीज़ जब सामने में रख दिया जाए तो वो कैसे बाकी चीज़ों को सस्ता डिक्लेयर करवा देता है उसके थ्रू। वो तो कहावत अपने है ना, एक लकीर को छोटी दिखानी है तो उसके ऊपर उसके बाजू में बड़ी लकीर खींच दो। ओके। तो if a line existing we have to bring out a larger line adjacent to it so that वो छोटी लगे। तो सेम चीज़ है प्राइस मैट्रिक्स को लेके। अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट और प्राइस पैरिटी को जस्टिफाई करना है तो उसके बाजू में दूसरा प्रोडक्ट को ले आओ, पता है नहीं बिकेगा लेकिन उसकी प्राइसिंग के सामने ये बौना दिखेगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो पूरा सिनेरियो होता है स्टार्टअप्स का, बिजनेस का, इसमें मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं, इस पे जो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है ये कितना रोल प्ले करते हैं? एक्चुअली क्या, ये आजकल ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले लोग बहुत ही कॉन्शियस होते थे कि उनकी नीड क्या है और उनका रिक्वायरमेंट क्या है। आज लोग कॉन्शियस हैं कि मेरी नीड क्या है नहीं पता, मेरा डिज़ायर क्या है। द मोमेंट यू फॉलो योर डिज़ायर, तो आपका इमोशनल, आपका साइकोमेट्रिकल, आपका इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स हाईजैक कर लेती हैं आपकी नीड्स को।
ओके, नीड थिंकिंग को, नीड एनालिसिस को। ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आज हम देखते ही हैं कि, और हम उस ओर पुल भी हो रहे हैं कि अगर हम कहीं पे लेगेसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है या जो दुकान में आपको सेल्फ पिकअप फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ आप आस्क करते हो और वो आपको दिखाते हैं, आप वही प्रोडक्ट लेते हो जो आपको चाहिए। ओके, आज की डेट में आप वॉक-इन्स पे जा रहे हो, मार्ट्स पे जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, जहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन टू पिक अप। द मोमेंट इफ यू गेट एन ऑप्शन टू पिक अप, यू पिक अप 4 व्हेन यू वांट 1। करेक्ट। और जब आप किसी से मांग रहे हो तो आपके पास एक ऑब्वियस साइकोमेट्रिकल रीजन रहता है कि भैया मेरी इतनी ज़रूरत है तो यही लेके जाऊंगा। तो वो अपस्केल कर रहे हैं, अपसेल कर रहे हैं चीज़ों को। आप डीमार्ट जाइए, एक बटर खरीदना है या एक ब्रेड पैकेट लेना है, आप जाइए, आप कम से कम 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 चॉकलेट, 4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेके आओगे, एक पेन पेंसिल भी ले आओगे जो घर पे रखिए, उसके बावजूद भी आपको लगेगा नहीं ये लगेगी। उसका रीज़न ये होता है कि इट वाज एट योर कन्वीनियंस, इट वाज एट योर लाइन ऑफ साइट में था, तो आपको नीड लग गई उसकी। ओके, ओके। और घर लाके देखते हैं तो यार मैं तो पिछले महीने भी लाया था यही सामान, अभी यूज़ ही नहीं किया, फिर ले आया हूँ। तो ये घर जाने के बाद ये एनालिसिस, लेकिन उस टाइम पे आपने इम्पल्सिव बाइंग की है। ओके, तो ये इम्पल्सिव परचेज होता है पूरा। हाँ, तो इम्पल्सिव बाइंग का क्या रहता है, आपके अंदर से पुल आ जाता है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप परचेज करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आपको कोई दे रहा है या किसी से आप हैंड टू हैंड ट्रांसफर ले रहे हो तो आपको लगता है मैं क्यों इसको बार बार परेशान करूं, जो चाहिए वो ले और निकलूं। ठीक है, समझ गया। ओके, तो ये जो सारे साइकोमेट्रिक टैक्टिक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इसमें व्हाट इज़ योर वन ऑफ द फेवरेट थिंग दैट यू एडमायर द मोस्ट कि यार ये चीज़ जब अप्लाई होती है बड़ा मज़ा आता है, या कोई भी आपके क्लाइंट है या कोई भी इंसान है जब कोई आपसे एडवाइस मांगता है तो आपको ये देने में बड़ा मज़ा आता है कि ये अप्लाई करके देखो, इट विल चेंज योर सेल प्रोसीजर और मार्केटिंग प्रोसीजर्स? नो कॉस्ट फ्रीबीज। अच्छा, नो कॉस्ट फ्रीबीज। व्हाट इज़ दैट? हम कुछ चीज़ फ्री में दे रहे हैं लेकिन हमको उसकी कीमत नहीं लग रही है। ओके, आप बहुत सारे ऑफर्स देखते होंगे, आप स्टोर पे जाकर देखिए, देयर इज़ वेरी डिस्पैरिटी। आजकल कस्टम प्राइसिंग हो रही है प्रोडक्ट के ऊपर। एक प्रोडक्ट आया है, उसमें MRP लगी हुई है, मान के चलो 80 रुपये, और स्टोर वो आपको बोलता है ये 80 में नहीं, ये 65 में दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसका 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने पहले उसका MRP 65 रुपये था। ठीक है, तो इन 3, 4, 5 महीने में क्या हुआ, उन्होंने रेट को बढ़ा दिया और उतना ही कम करके आपको एक फील दे दिया कि आपको ऑफर मिल रहा है। ओके, ओके। आप पहले देखिए, ऑटोमोबाइल्स आजकल बहुत कर रही है इस चीज़ को। ऑटोमोबाइल अभी भी आपको कल परसों पेपर में मिल गया होगा कि रेट्स बढ़ने वाले हैं। अभी रेट बढ़ा के गाड़ी कैसे बिकेगी? ठीक है, वो सिर्फ एक फोमो फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। अप्रैल में रेट बढ़ चुके हैं, अभी फिर रेट बढ़ना है क्योंकि सीजन आ रहा है, दिवाली आ रहा है। हाँ। तो आपको वो एक ऐसा फोमो फैक्टर क्रिएट कर देंगे कि मैं भी बुकिंग डाल देता हूँ तो मेरे को उस समय सस्ता आगे रेट नहीं लगेगा, नया रेट नहीं लगेगा। वो रेट बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होना है, वो सारी एनालिसिस बाद में होती है। Okay. लेकिन अभी आप क्या करोगे, आप इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए सोचोगे। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें किस डायरेक्शन पे जाना है, बहुत लॉस्ट फील कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है वो बहुत थक चुके होते हैं, एंड देयर आर टाइम्स जब वो एक बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कोच के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा लैविश लगता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साउंड करता है उन्हें। तो वो क्या करे उस सिचुएशन पे? देखिए, थैंक्स टू बहुत सारा लर्निंग मैकेनिज्म अवेलेबल है। हाँ, अच्छे लोगों के एडवाइजरीज अवेलेबल है, भले वो प्रिंट में हो, भले वो ऑडियो विजुअल हो, यूट्यूब्स में हो। तो देर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल अक्रॉस द वर्टिकल्स ऑफ डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया, जिसमें कि वो रेफ़र कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अवेलेबल है। कंसल्टेंट या कोच आपको तब लगेगा जब आपने अपनी नीड को स्पेसिफाई कर लिया है, ये मेरा नीड है, क्लैरिटी होगी। तो आपने फनल को एकदम रिड्यूस कर लिया। मेरे पास 20 ऑप्शन थे, मैं 20 में से पहले 15 पे सोचा, 15 से फिर मैं 10 पे वर्कआउट किया, मेरे को 2 ही दिख रहे थे और 2 में से भी ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। तब जाके आप उस स्पेसिफिक वर्टिकल का कंसल्टिंग लेंगे या स्पेसिफिक वर्टिकल का कोचिंग लेंगे। कोचिंग आप तब लोगे जब वो काम आपको आता नहीं है, कंसल्टिंग आप तब लोगे जब वो काम में आपको करने के लिए किसी की मदद चाहिए ताकि वो आपको रन टाइम में हेल्प आउट कर पाए। ओके। कंसल्टिंग इज काइंड ऑफ अ असिस्टेंस रादर देन गिविंग नॉलेज शेयरिंग। ओके।
कोई भी कंसल्टेंट आके वो कोई जादू की छड़ी नहीं लाता कि वो घुमा दिया और काम हो जाएगा। वो काम आपके अवेलेबल रिसोर्सेज से ही कराता है। फ़र्क बस इतना है कि आपका व्यू पॉइंट और उसका व्यू पॉइंट में डिस्पैरिटी है। जहाँ आप खड़े हो वहाँ से चीज़ें आपको दूसरी तरीके से दिख रही है, वो जहाँ खड़ा है वो चीज़ों को दूसरी तरीके से देख सकता है। ओके तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होने का रीज़न होता है और उसके बाद एक सोल्यूशन पे वर्कआउट होता है। ओके एंड सबसे पहली चीज़ होती है व्हेन यू सिट विद समवन, यू टेक आउट टाइम टू थिंक ऑन इट। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप क्राइसिस मैनेज कर रहे हो, आप 24 घंटे के हसल में हो, तो आपका दिमाग में उतना स्पेस ही नहीं मिलता। अगर आप किसी के साथ रेस्पॉन्सिबली बैठ रहे हो तो यू आर गिविंग आउट टाइम, यू आर कार्विंग आउट ऑफ एक चंक ऑफ टाइम टू थिंक ऑन इट वेरी मेटिकुलसली एंड डेडिकेटेडली। वो मेटिकुलस थॉट और वो डेडिकेटेड थॉट ही सोल्यूशन है। There is no person who can give you a solution. What we do, we sit with you and we understand. जब हम आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर से ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। समझ गया। ओके बहुत सारे लोग सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं, मूवीज में ढूंढते हैं। जैसे कि मैं एक मूवी पर्सन, व्हाट इज योर फेवरेट बुक और अ मूवी दैट यू वांट टू पीपल रेफर, कि वो समझें ताकि उनको समझ आए कि भैया स्टार्टअप या बिजनेस जो है बहुत आसान है, हम कॉम्प्लिकेट बना डालते हैं उसे। देखिए बहुत पहले एक मूवी आई थी बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की। हाँ अच्छा। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो मूवी बिजनेस समझाती है, लेकिन वो मूवी को ना एक फ्रेमवर्क में रह के एक लॉ ऑफ द लैंड को अवॉइड करते हुए आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, उसका उन्होंने उस जमाने में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया था। करेक्ट। उन्होंने इंपोर्ट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स लाए, अलग अलग पोर्ट्स पे बुलवाते थे, बाद में कुछ मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको हैंड आउट करते थे। तो हसल तो था उनके में भी, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो मान के चलो 100 रुपए की चीज़ को वो 20 रुपए में परचेज वापस लैंड अप कर रहे थे और 20 का 40-50 में बेच रहे थे। तो 100 रुपए की चीज़ बाजार में 50 में बिक रही है तो भी वो 20-25 रुपए कमा रहे हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट व्हाट वी शुड लर्न। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मूवी सही थी, बट ऐसे आइडियाज होने चाहिए जिसमें कि हम किसी भी प्रोसेस को वायलेट किए बिना, किसी भी सिचुएशन को वायलेट किए बिना, एथिक्स को मेंटेन करते हुए काम कर पाए। इसमें ना एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अगर उस मूवी का आखिरी वाला जो पार्ट था जहाँ पे वो लोग शर्ट्स बेच रहे होते हैं, जहाँ पे वो ब्लीड होती है, और उनका उन्होंने नाम रखा था ब्लीडिंग मैड्रास, इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो। तो वहाँ पे ना इट्स ऑल अबाउट कि इज इट अ विक्टिम माइंडसेट और अपॉर्चुनिटी माइंडसेट, कि जो जैज मामू थे वो विक्टिम माइंडसेट में चले गए थे, भैया मेरा तो बट्टा बैठ गया, कपड़े ब्लीड कर रहे हैं, मद्रास जाना पड़ेगा, वहां केस लड़ना पड़ेगा। वहीं पे शाहिद कपूर ने उसको अपॉर्चुनिटी में बनाया एंड एक शर्ट को 7 शर्ट में कन्वर्ट किया एंड बेचना चालू कर दिया। तो इट्स ऑल्सो अबाउट द माइंडसेट, आई फील। यस, इट इज द माइंडसेट एंड इट इज द व्हाट यू से मूव एट द करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, आप हमेशा वो बिजनेसेस सक्सीड करते हैं जिनका मार्केट में एंट्री टाइम उनको फेवरेबल मिल रहा है। ओके, तो अगेन उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम को उन्होंने सोचा कि यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। या तो हम इसके साथ जाके कोर्ट कचहरी करें, या तो हम इसको जैसे बन पाए वैसे इसको बेच के खत्म करें। हाँ, बेचने भी और उसको एक ऑप्टिमाइज तरीके से करने की, ताकि एक कंटेंटनेस और एक डिलीवरी ऑफ कंफर्ट आना चाहिए उसमें। ओके, ओके, तो उसके थ्रू वो कर पाए। ठीक है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड एडवाइस पीपल जिससे प्रोडक्टिविटी वो अपनी इंक्रीज कर सके? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक ही चीज़ है कि यू आर अ इंजन, ट्रीट योरसेल्फ एज अ मशीन, so you should have a proper shutdown time and a proper wake up time. Okay. So I prefer, जो लगता है लोगों का सक्सेस रेशियो जितने भी ज़्यादा हैं वो हैं जो नाइट लाइफ को ज़्यादा एंगेज ना करते हुए जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं। तो अगर आप जल्दी उठोगे तो आपके पास डेस्क के काम निपटाने के लिए और सुबेरे जो सोचने की शक्ति होती है वो ज़्यादा एम्पलीफाइड रहती है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो इफ़ यू बिकम अर्ली राइजर तो आपको बहुत सारी चीज़ें में फेवरेबलनेस मिलेगी, और क्योंकि अर्ली उठना है और बॉडी को बराबर रेस्ट देना है तो आपको टाइम पे सोना भी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। सर व्हाट इज़ दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप जनता को देना चाहेंगे कि आज के डेट पे अगर आपका आइडिया अच्छा है, डोंट मिस यूज इट और मिस प्लान इट, उसके चक्कर में वो स्टार्टअप या बिजनेस को फेल होने मत दो। गिव इट अ डायरेक्शन ताकि वो ग्रो कर सके, एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्विंग स्टार्टअप या बिजनेस बन सके। देखिए, प्रॉब्लम वहीं से आती है कि हम एग्जीक्यूशन में बहुत हड़बड़ा जाते हैं, हम लॉन्च करने में हड़बड़ा जाते हैं,
हमको बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे पायलट्स करने चाहिए। बहुत सारे छोटे पायलट होने के बाद हमको समझ में आएगा कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम MVP बोलते हैं। MVP आने के बाद आप डिसाइड करिए क्या ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा या बेचूंगी या नहीं। प्रायर टू दैट वी कैन नॉट डिसाइड। सिर्फ आइडिया के बेस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरा एम्पायर नहीं डिसाइड कर सकते। हमको आना पड़ेगा बहुत सारे छोटे स्केल पायलट से, फिर आना पड़ेगा MVP पे। MVP काम करेगा तो सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, उसमें फिर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग करोगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने MVP पे पहुंचने से पहले ही लॉन्च, स्केल, जार्गन्स, इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें दिमाग में रख ली तो वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। तो सर मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि सिंस आप इतने सारे बिजनेसेस को कंसल्ट कर रहे होते हैं, इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटी या फिर एक्सपेरिमेंट के आइडियाज़ आपको दिख रहे होते हैं, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सारे वर्टिकल्स क्लियर आपको दिख रहे हैं। व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर योर ओन बिजनेस, या आपके क्या वर्टिकल्स या कोई आने वाले प्लान्स आपके पाइपलाइन में रेडी हैं जिसको आप एक्सपैंड करने वाले हैं? देखिए क्या है कि आज बिजनेस कंसल्टिंग एक क्या बोलना चाहिए वर्टिकल है। विद दैट वी हैव 1 or 2 बिजनेसेस ऑन द फ्लोर जो काम कर रहे हैं। तो यस वी विल हैव सम बिजनेसेस रोलिंग आउट इन दिस ईयर कमिंग अप, ओके, जो कि प्रेडोमिनेंटली ऑटोमोबाइल लाइन से कनेक्टेड रहेंगे। वाओ वाओ। तो डोंट यू थिंक कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मतलब मैंने हमेशा से सुना है कि अगर एक इंसान को बिजनेस में काफ़ी बढ़ना है तो दैट पर्सन शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ, एंड राइट नाउ आप वो दोनों तरफ से बहुत ऐसे फॉर्मुलेट होके आई जस्ट वांट टू करेक्ट अ बिट, इंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, यू शुड हैव अ इंटेंट टू वर्क। स्किल आप डेवलप कर सकते हो, ओके, और इंटेंट को और हम डिफाइन करें तो काम करने की नीयत होनी चाहिए। अच्छा, मतलब इंटेंट इंग्लिश में बहुत मीनिंग होते हैं, हाँ। ध्येय और नियत। हाँ, तो आई स्टैंड विथ नियत। ओके, अगर मेरे में काम करने की नीयत है, मैं हार्डवर्क करने को तैयार हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ईजी रोड। बहुत टर्बुलेंस आएंगे, उन सबको झेलना है। आप किसी के अंदर स्किल डेवलप कर सकते हो, उसके अंदर नीयत नहीं डेवलप कर सकते। करेक्ट। तो स्किल्स आप बोरो कर सकते हो, स्किल्स आप हायर कर सकते हो, बट जो वो इंटेंट होता है ना, वो स्टिक टू पॉइंट कि मेरा ये विजन है, मेरा ये गोल है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, जब तक कि वो एकदम फिक्स ना हो और आप एकदम डिटरमाइंड ना हो उसके लिए, तब तक कि आप उसके में काम नहीं कर बहुत पाओगे। खूब सर, बहुत खूब। मतलब क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑक्सिलरीज हैं। आप मेरे को गाड़ी के बारे में, अगर मैं मान के चलो ऑटोमोबाइल के बारे में बोल रहा हूँ, शायद मेरे गाड़ी के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितनी एक मैकेनिक को होगी, ठीक है, बट इज ही बेटर देन मी? ओके, तो यस, ही इज़ बेटर देन मी इन टर्म्स ऑफ अ डोमेन नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल नॉलेज। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस इकोसिस्टम या इन टर्म्स ऑफ अ प्लानिंग आउट ऑफ अ बिजनेस आउट ऑफ इट, तो शायद उसमें मैं बेहतर हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आगे कहाँ तक के क्या करना है। ओके, ओके, तो योर इंटेंट एंड योर विजन इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर योर बिजनेस। बहुत खूब, बहुत। तो अगर आप लोग को भी लग रहा हो कि आपकी नीयत साफ है एंड आपके बिजनेस या स्टार्टअप को आप और ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हो, शायद ये पॉडकास्ट आपको एक हेल्प किया होगा ये समझने के लिए कि कहाँ आप फंस सकते हैं या आप यहाँ फंस गए हैं। इस टाइप की पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।